हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के ब्लॉक 3 का यूनिट 10। टॉपिक इज ऑर्गेनाइजिंग। I've divided this unit into 3 parts. I'm going to cover part 1 in this video. Part 1 include topics, what is organizing, उसके characteristics and importance, then organization as a system. एज अ सिस्टम कैसे हम उसे पिक्चराइज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के स्टेप्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है मैनेजमेंट में ये डिसाइड करना कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मीन्स कौन किस चीज का इंचार्ज होगा। ये एक तरह से एक पजल बनाने जैसा है जहां हर पीस का अपना एक रोल और प्लेस होता है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जानी है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन। फिर इन एक्टिविटीज को लॉजिकली ग्रुप करना होता है, जैसे सारी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज एक ग्रुप में, सारी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज अनदर ग्रुप में। अब इन ग्रुप्स को देखते हुए हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन इन्हें परफॉर्म करेगा। जैसे मार्केटिंग के ग्रुप के लिए मार्केटिंग मैनेजर होगा, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर होगा। हर मैनेजर को अथॉरिटी देनी पड़ती है अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में डिसीजंस लेने की। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि वो किसके अंडर काम कर रहा है और कौन उसके अंडर काम कर रहा है। इससे एक क्लियर चेन ऑफ कमांड स्टैब्लिश होती है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए नेसेसरी रिसोर्सेज जैसे पीपल, मटेरियल्स, मशीन्स, मनी, इन सबको इफेक्टिवली अरेंज और कोऑर्डिनेट करना होता है। अगर हम इसे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर समझें तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग होता है एम्प्लॉयज की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करना और ये डिसाइड करना कि उनकी एक्टिविटीज कैसे इंटर रिलेटेड होंगी। इस प्रोसेस का मेन आउटकम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्रिएशन। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हमें हर एम्प्लॉय की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करना होता है, जैसे कौन सेल्स हैंडल करेगा, कौन कस्टमर सर्विस, कौन प्रोडक्शन। फिर ये देखना पड़ता है कि इन एक्टिविटीज को कैसे इंटर रिलेटेड करना है, जैसे सेल्स टीम का काम डायरेक्टली प्रोडक्शन टीम से रिलेटेड होगा, क्योंकि जो सेल्स हुई हैं उसी के बेसिस पर तो प्रोडक्शन प्लान किया जाएगा, राइट। तो इस प्रोसेस का रिजल्ट होता है एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्रिएशन। इस स्ट्रक्चर में हर एम्प्लॉय का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होता है। सिमिलर और इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज को एक ग्रुप में डाल देते हैं, जैसे मार्केटिंग वाले एक डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन वाले एक डिपार्टमेंट में। इससे स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ओके, ऑर्गेनाइजिंग का रिजल्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन, राइट, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से एफर्ट्स स्ट्रीमलाइन होते हैं, कोऑर्डिनेशन एनहेंस होता है और रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज एंश्योर होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग से हम एक सिस्टमेटिक और एफिशिएंट वे में अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग एक रोड मैप बनाने जैसा होता है कंपनी के लिए। जैसे एक रोड मैप बताता है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग बताता है कि क्या टास्क करने हैं और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं। अगर ऑर्गेनाइजिंग ना हो तो टास्क मिक्सअप हो सकते हैं, राइट। लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि उन्हें करना क्या है। ऑर्गेनाइजिंग से रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच जाते हैं। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी एक वेल ऑयल्ड मशीन जैसी होती है। सब कुछ स्मूथली और एफिशिएंटली चलता है। हर एम्प्लॉय अपना काम जानता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करता है, राइट। सो ऑर्गेनाइजिंग के बिना टास्क मिक्सअप हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग
बहुत नेसेसरी है सो दैट कंपनी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन तब एग्जिस्ट करती है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर ज्वाइंटली एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक फुटबॉल टीम, हर प्लेयर का अपना रोल होता है, जैसे कुछ प्लेयर्स गोल स्कोर करते हैं, कुछ डिफेंड करते हैं, लेकिन मिलकर वो सब मैच जीतने के लिए वर्क करते हैं, जो उनका कॉमन पर्पस है। ओके। सेकंड इज डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मीनिंग है टास्क को डिफरेंट लोगों में उनकी स्किल्स, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा रेस्टोरेंट में शेफ डो बनाता है, दूसरा पर्सन टॉपिंग्स ऐड करता है, तीसरा पर्सन पिज्जा बेक करता है। सो हर टास्क एक्सपर्टीज के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जिससे क्या रिजल्ट मिलता है? हमें एक डिलीशियस पिज्जा बनकर तैयार होता है। सो डिजायर्ड रिजल्ट तभी आएगा जब हम एक्टिविटीज को एम्प्लॉयज की स्किल्स, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। थर्ड इज कॉमन पर्पस। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है जो इंडिविजुअल गोल से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मिलकर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वर्क करते हैं, राइट? चाहे हर इंसान का अपना पर्सनल एम हो, जैसे स्टूडेंट्स किस लिए आते हैं? लर्निंग के लिए। टीचर्स का काम है टीचिंग, लेकिन एट द एंड सबका कॉमन पर्पस क्या है? एजुकेशन। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रिलेशनशिप्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। वर्टिकली अगर हम समझे, ये रिलेशनशिप्स बॉसेस और एम्प्लॉयज के बीच होते हैं। हॉरिजेंटली ये कनेक्शंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच होते हैं, विच मीन्स वर्टिकल रिलेशनशिप में एक पर्सन दूसरे पर्सन से पावर, अथॉरिटी, नॉलेज में सुपीरियर होता है, जैसे बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। हॉरिजेंटल रिलेशनशिप में स्टेटस की इक्वालिटी होती है, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो एक कंपनी जहां मार्केटिंग, सेल्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, तो ये हो गया हॉरिजेंटल रिलेशनशिप। और सब टॉप मैनेजमेंट से के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? वर्टिकल रिलेशनशिप। ओके। नेक्स्ट इज चेन ऑफ कमांड। इसका मीनिंग होता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जो ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मिलिट्री यूनिट में सोल्जर्स अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो हायर रैंकिंग ऑफिसर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो ये चेन ऑफ कमांड इंश्योर करती है कि क्लियर डायरेक्शन एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके। ओके। नेक्स्ट इज डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल स्ट्रक्चर के अलावा ऑर्गेनाइजेशंस में इनफॉर्मल इंटरेक्शंस भी होते हैं, जो फीलिंग्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये इंटरेक्शंस टाइम के साथ चेंज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑफिस का सोचो जहां कलीग्स, फ्रेंड्स बन सकते हैं या कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ ऑपरेशन को अफेक्ट भी कर सकते हैं, राइट? तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। एक गुड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को हेल्प करती है रिसोर्सेज को ट्रैक करने और उन्हें एफिशिएंटली, इफेक्टिवली यूज करने में, सो दैट कंपनी के गोल्स अचीव हो सके। ओके। ये प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग में क्लैरिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। कंपनी की एक्टिविटीज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने से कंपनी को ग्रो करने एंड न्यू वेंचर्स ट्राई करने में हेल्प मिलती है। जब सबको पता होता है कि उन्हें क्या करना है और कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो एक्सपेंशन एंड बिजनेस वर्ल्ड के चेंजेस के साथ अडेप्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज परमिट्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक गुड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को अपने टूल्स और पीपल का बेस्ट यूज करने में हेल्प करती है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करने और हर इंडिविजुअल को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग फोकस करने देती है।
एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड प्रमोशन प्रोवाइड करके ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट बन जाती है। नेक्स्ट वन इज स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी। जब सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होते हैं तो मैनेजर्स बिग पिक्चर पर फोकस कर सकते हैं, उन्हें छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि रूटीन टास्क दूसरे लोग हैंडल कर सकते हैं और मैनेजर्स न्यू आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। दे विल गेट एम्पल ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट। ये सेटअप लोगों को प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए एनकरेज करता है। नेक्स्ट वन इज encourages a humanistic approach। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ह्यूमन के रूप में ट्रीट करती है, सिर्फ मशीन के पार्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करती। ये टीम वर्क को एनकरेज करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है एम्प्लॉयज को और एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। इससे एम्प्लॉयज खुश रहते हैं और मोटिवेटेड होते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, जिससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अकेला काफी नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। जैसे एक कंट्री को ग्रेट बनाने के लिए सिर्फ अच्छे रूल्स का होना काफी नहीं होता, वैसे ही एक कंपनी के सक्सेस के लिए सिर्फ एक अच्छा स्ट्रक्चर होना ही सफिशिएंट नहीं है। गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करता है, राइट? लेकिन ये स्ट्रक्चर अकेला कंपनी को सक्सेसफुल नहीं बनाता, लेकिन सक्सेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जरूर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर स्ट्रक्चर पुअर हो तो सक्सेस अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन्स एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है आपके पास, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली आप ढंग से एफर्ट्स डालोगे, अच्छे से सब कुछ करोगे तो आप जरूर अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। लेकिन इसके बिना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, चाहे फिर एम्प्लॉयज कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, क्योंकि उनको रोल्स डिफाइंड नहीं है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है, तो हाउ इट्स गोइंग टू वर्क? इट विल नॉट वर्क, राइट? तो एक गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयज के एफर्ट्स, मोटिवेशन, टीम वर्क भी इंपॉर्टेंट है। पुअर स्ट्रक्चर से सक्सेस अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए स्ट्रक्चर और एम्प्लॉयज दोनों का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम को समझने का मीनिंग है ये समझना कि ये डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनता है और हर पार्ट का अपना यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड रिलेशनशिप होता है। ये अप्रोच रिकग्नाइज करती है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स का सम नहीं होती, बल्कि उससे बहुत कुछ ज्यादा होती है। अगर हम एक सिस्टम को डिफाइन करें तो क्या है ये एक कलेक्शन ऑफ पार्ट्स है जो मिलकर एक यूनिफाइड होल बनाता है, जिसमें इन पार्ट्स के बीच रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शंस होते हैं। हर पार्ट या सब सिस्टम एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है लार्जर सिस्टम में, और हर सब सिस्टम भी छोटे इंटरकनेक्टेड पार्ट से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस। ये सब डिपार्टमेंट सिस्टम्स के पार्ट्स हैं, लेकिन इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी फर्दर डिवीजन होता है, तो वो क्या हो गए? वो हो गए सब सिस्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट, इसके अंडर और सब सिस्टम्स होते हैं जैसे सेल्स टीम, कस्टमर सर्विस, अकाउंट मैनेजमेंट। हर सब सिस्टम अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करता है और सब मिलकर कंपनी के ओवरऑल गोल्स अचीव करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखना क्यों इम्पोर्टेंट है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह देखने से हमें एक होलिस्टिक व्यू मिलता है। हम सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट्स पर फोकस नहीं करते, बल्कि उनके रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस को भी समझते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम की तरह देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर कंपोनेंट का अपना रोल होता है और ये सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। अब एक पार्ट में चेंजेस किए जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट बाकी पार्ट्स और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पर डेफिनेटली पड़ता है। ये पर्सपेक्टिव हेल्प करता है ये समझने में
कि एक चेंज का रिपल इफेक्ट क्या हो सकता है। जब डिसीजंस या चेंजेस इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम डिफरेंट पार्ट्स के बीच इंटरेक्शंस को ज़रूर कंसिडर करें। ये इंश्योर करता है कि चेंजेस स्मूथली इम्प्लीमेंट हो और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक डिपार्टमेंट में कोई चेंजेस लेके आ रहे हैं, कोई डिसीजन लेके आ रहे हैं और वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हम पूरे सिस्टम के डायनेमिक्स को समझकर बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसर और थ्रूपुट, थर्ड इज आउटपुट एंड फोर्थ इज मैनेजमेंट। तो इन कंपोनेंट्स को हम डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट इज इनपुट्स। इनपुट्स वो चीजें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरनमेंट से चाहिए होती हैं सो दैट वो ऑपरेट कर सके। इनमें ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स एम्प्लॉयज जो काम करते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज मीन्स चीज़ें जो प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होती हैं, एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स चलाने के लिए, और इंफॉर्मेशन जैसे डेटा जो डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सब क्या है? इनपुट्स है। नेक्स्ट इज प्रोसेसर या थ्रूपुट। प्रोसेसर और थ्रूपुट वो पार्ट होता है जो इनपुट्स को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड रिसर्च मिलकर इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं। हर पार्ट के अपने स्मॉलर पार्ट्स होते हैं और सबको मिलकर स्मूथली वर्क करना होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लासरूम को फंक्शन करने के लिए टीचर्स मीन्स ह्यूमन रिसोर्स हो गया। टीचर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं स्कूल के लिए। टेक्स्ट बुक जो हो गए मटेरियल रिसोर्सेज, लाइट एंड फैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो हो गए हमारा एनर्जी, एंड सिलेबस एंड टाइम टेबल जो हो गए हमारा इंफॉर्मेशन जो डेटा चाहिए, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब हो गए हमारे इनपुट्स, राइट? इन इनपुट्स का यूज करके क्लासरूम में टीचर टीच करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं और असेसमेंट्स होते हैं। तो ये सब मिलकर एक एजुकेशनल प्रोसेस को एंश्योर करते हैं, राइट? थर्ड कंपोनेंट इज आउटपुट। आउटपुट वो रिजल्ट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के काम का रिजल्ट होते हैं। कुछ रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, जैसे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करना या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। लेकिन कभी कभी कुछ अनइंटेंडेड रिजल्ट्स भी होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज का आपस में दोस्ती कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का मेन आउटपुट स्टूडेंट्स की एजुकेशन है, जैसे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, कॉम्पिटिशन्स विन करना। लेकिन एक और आउटपुट है, ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच एक अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाए, जो स्कूल के फ्रेंडली एनवायरनमेंट को एनहेंस करते हैं। लास्ट वन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो लोगों का ग्रुप होता है जो इंश्योर करता है कि सब कुछ स्मूथली रन करे। ये प्लान करते हैं क्या करना है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा, और देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ये फीडबैक यूज करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, ताकि चीजें ट्रैक पर रहें। अगर कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के स्टेप्स लेते हैं, जैसे एम्प्लॉयज को गाइडेंस देना या काम करने के तरीके को चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल में प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का रोल प्ले करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि सिलेबस कैसे इम्प्लीमेंट होगा, टीचर्स कौन से सब्जेक्ट्स टीच करेंगे और स्कूल की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं तो प्रिंसिपल टीचर्स को गाइडेंस दे सकते हैं या टीचिंग मेथड्स में चेंजेस ला सकते हैं, राइट? तो ये हो गए हमारे 4 कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को ये फिगर आउट करना होता है कि उन्हें क्या अचीव करना है। क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करने से डिसीजन मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन में
हेल्प होती है। इससे ये भी इंश्योर होता है कि सब लोग सेम गोल की तरफ काम कर रहे हैं, राइट। सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज। अब आपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, अब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद मैनेजमेंट को काम को स्पेसिफिक एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन करना होता है, राइट। ये एक्टिविटीज फिर अपनी सिमिलैरिटी या रिलेशनशिप के बेसिस पर ग्रुप की जाती हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक्टिविटीज को प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस में ग्रुप किया जा सकता है। ओके, ग्रुप कर लिया, उसके बाद असाइनिंग ड्यूटीज। तो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई और ग्रुप करने के बाद अब इन्हें इंडिविजुअल्स या टीम्स को असाइन करना होता है। हर पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी क्लियर होनी चाहिए। इससे इंश्योर होता है कि सबको पता है कि उन्हें क्या काम करना है और उन्हें किसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग रिलेशनशिप्स। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करना इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मीनिंग है ये डिफाइन करना कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और हर किसी को अपना रोल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्लियर होना चाहिए। ये कंफ्यूजन अवॉइड करने में और एक्टिविटीज को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज। सभी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ लाना नेसेसरी होता है। इसमें अथॉरिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना इंक्लूडेड है। वर्टिकली मीन्स मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच, और हॉरिजेंटली मीन्स डिपार्टमेंट्स या टीम्स के बीच, राइट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि सब लोग सेम पेज पर है और कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ काम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन यूनिटी ऑफ पर्पस क्रिएट करता है, टीम वर्क को एनकरेज करता है एंड पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को फॉस्टर करता है। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के स्टेप्स को फॉलो करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने गोल्स अचीव करे। क्लियर रिलेशनशिप्स एंड इंटीग्रेटेड एक्टिविटी से कंफ्यूजन रिड्यूस होता है, टीम वर्क इंक्रीज होता है, एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्रिएट होता है। ओके, तो ये हो गए हमारे आज के टॉपिक्स। पार्ट 1 हमने कवर किया है, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। And guys, if you really like my efforts, then please subscribe to my channel. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा and please share it with other students as well. जिनको भी एजुकेशन में हेल्प की ज़रूरत है, हम उन तक पहुंच सके। आप बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें। एंड आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं इसे बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं कर पाई, बट नाउ मैं इसे अब रेगुलर करूँगी। ओके, दैट्स माई कमिटमेंट टू यू गाइज। Regular basis पे I'll try to cover each and everything, all the 3 years and all the syllabus and each and everything. I'll start with some other courses as well. So I hope it will work out. And आपके कोई भी feedbacks हैं तो आप comment section में mention कर सकते हैं या मुझे email कर सकते हैं। Notes के लिए मेरे पास बहुत बार request आई है, तो I'm working on it. जल्दी ही मैं आपको notes भी provide कराऊंगी हर chapters के, and definitely I'll start with previous year papers as well. Okay. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।